वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। From today's video, we are going to start chapter number 2 of class 9th civics, that is constitutional design. इससे पहले के वीडियोस के अंदर आपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया गया कि डेमोक्रेसी सही मायने में किस तरीके से होती है और किस तरीके से वो काम करती है। अब इस चैप्टर के अंदर जो चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी जब बन जाती है किसी भी कंट्री के अंदर तो वो कंट्री अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी जरूरत हमें किस लिए होती है, कौन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है और क्या चीजें उसके लिए के अंदर इंक्लूड की जाती हैं, ये आप इस चैप्टर के अंदर गो थ्रू करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है आपकी साउथ अफ्रीका के साथ। एक छोटी सी स्टोरी आप लेके चले साउथ अफ्रीका से, रिजेम्बलेंस है, मीन्स रियलिटी है वो वहां की। जब कॉलोनियल टाइम था उस टाइम पे जब भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का होल्ड था, उन्होंने अपनी कॉलोनी इंडिया को बनाया हुआ था। इसी तरीके से वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के ऊपर भी यूरोपियन कंट्रीज ने जो रिच हो चुकी थी उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आने की वजह से और डेवलपमेंट आप कहें वहां पर जल्दी आ गया था इस वजह से, तो अदर कंट्रीज के ऊपर भी उन्होंने अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रखी थी। सेम वॉज इन द केस ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला एक फेमस पर्सनैलिटी है, आपने सुना भी होगा नेल्सन मंडेला के बारे में। जब गांधी जी के बारे में कई बार बात की जाती है तो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं। जब भी ये डिस्कस किया जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना प्रोफेशन सेटअप कर चुके थे और नेल्सन मंडेला उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो क्या सीख गांधी जी को उनके कंट्रीब्यूशन से, आपस में कोलेबोरेशन से उन्होंने किस तरीके से साउथ अफ्रीका को फ्री कराया था, ये सब बातें आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब आप 10th क्लास में जाओगे तो ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैप्टर 2 जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया है उसको समझने में हेल्पफुल रहेगा जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग करते हैं। वहां पर भी ब्रिटिशर्स का कॉलोनी उन्होंने अपनी एस्टेब्लिश कर रखी थी। अब वहां पे 3 तरह के लोग रहते थे। एक तो वो व्हाइट पीपल, यूरोपियन पीपल थे जिन्होंने अपनी कॉलोनी वहां एस्टेब्लिश की थी और वहीं पर वो रहने लग गए थे। एज अ लोकल किंग वहां के वो बन गए थे, अपना मतलब पूरी तरीके से रच बस गए थे वहां पे, जिस तरीके से भारत के ऊपर उन्होंने अपना होल्ड कर रखा था। सेकंड थे वहां के नेटिव। नेटिव मीन्स जो मतलब वहां के परमानेंट दादे परदादे जिनके एक जगह पे होते हैं, पैदा होते हैं और उनकी कल्चर रिचुअल्स सब वही ट्रेडिशनल रहते हैं। तो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के। और साउथ अफ्रीका के लोग क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। आपको पता ही है कि जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है हमारा, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इक्वेटर के नजदीक होता है, ठीक है। तो सेकंड हो गया हमारे ब्लैक पीपल, नेटिव अफ्रीकन। और थर्ड थे कलर्ड। कलर्ड कौन से, देखो ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक, नेटिव अफ्रीकन हो गए। कलर्ड कौन से हुए, कुछ एक लोग जो भारत से भी आके वहां पे बसे हुए थे, कुछ एक मतलब आपस में इंटरकास्ट मैरिज हो जाना जैसे अफ्रीकन इंडियंस का, कुछ एक ब्रिटिशर्स ने भी, मतलब हर एक तो बहुत बड़े स्टेटा से बिलोंग नहीं करता था। तो इस तरीके से जो इंटरकास्ट मैरिज होने की वजह से लोग, नई पॉपुलेशन जो वहां पर एमर्ज हो रही थी, उनको कलर्ड लोगों के रूप में वहां पर जाना जाता था। तो सेक्शन हो गया डिवाइड 3 सोसाइटी का 3 कैटेगरीज के अंदर। एक तो यूरोपियन व्हाइट के नाम से जाने जाते थे, सेकंड ब्लैक जो कि नेटिव अफ्रीकन थे, और थर्ड थे कलर्ड जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी के इंटरेक्शन से बने हुए थे या पैदा हुए थे। तो यहाँ पे स्टोरी क्या कहती है कि एक वर्ड आता है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज अपार्थिड। अपार्थिड होता है रंग भेद। रंग भेद क्या है कि जो व्हाइट लोग थे वहां के, जो यूरोपियंस थे वहां पे बस गए थे अपनी कॉलोनी बनाने के बाद, वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, हर एक चीज के बेस पर। किसके साथ, नेटिव अफ्रीकन के साथ और कलर्ड पीपल के साथ। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन का जो क्राइटेरिया था उसको अपार्थिड का नाम दिया गया। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनता है, व्हाट इज अपार्थिड।
द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन, रेशियल मीन्स रंग जाति भेद के आधार पर अलगाव की जो नीति थी, एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैक्स फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो अच्छा व्यवहार ना करने का जो तरीका था साउथ अफ्रीका के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा, कौन थी गवर्नमेंट? यूरोपियन पीपल, तो उन्हीं के द्वारा जो भेदभाव का तरीका फॉलो किया जाता था ब्लैक लोगों के साथ और कलर्ड लोगों के साथ, उसे क्या बोला जाता था? अपार्थेड मीन्स रंग भेद बोला जाता था। और ये कब से कब तक फॉलो किया गया? 1948 से 1989 के बीच में। अब इस अपार्थेड सिस्टम के अंदर जो यूरोपियंस थे वो क्या चीजें फॉलो करते थे? यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, रेज होता है, क्या क्या चीजें थी? नॉन व्हाइट्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन व्हाइट एरियाज, दे कुड वर्क देयर ओनली इफ दे हैड अ परमिट। जो ब्लैक लोग थे और कलर्ड थे वो नॉन व्हाइट ही कहलाएंगे, वो उस एरिया के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे जहां पर व्हाइट पीपल रहते थे, उनका रेजिडेंस वहां पे होता था या उनकी कोई भी एक्टिविटी का एरिया वो होता था। वो कब वहां पे एंट्री कर सकते थे? अगर उनको काम के लिए भी जाना है या कुछ कहने सुनने के लिए जाना है, अगर उनको परमिशन मिलेगी तो ही वो वहां पर एंट्री कर सकते थे। सेकंड कहता है सेग्रीगेशन पॉलिसी। सेग्रीगेशन पॉलिसी मीन्स अलगाव की नीति किस तरीके से फॉलो की गई थी कि जैसे कि सोशल एक्टिविटीज के लिए पार्क्स होना, थिएटर होना, स्कूल्स होना, चर्च होना, कोई भी जो चीज थी वो व्हाइट्स के लिए अलग थी और ब्लैक्स के लिए और कलर्ड के लिए अलग थी। वो उन व्हाइट पीपल की सोसाइटी के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे, तो ये अलगाव की नीति थी। ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एट सेपरेट चर्चेज, जो ब्लैक और व्हाइट यूरोपियंस और कलर्ड एंड नेटिव अफ्रीकन्स, उनके लिए अलग अलग चर्च थे। एक चर्च के अंदर वो मिलकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते थे। मीन्स टू से कि उन्होंने तो भगवान तक को डिवाइड किया हुआ था। Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. जो ब्लैक पीपल थे, नेटिव अफ्रीकन्स थे, वो अपनी ही धरती पर रहते हुए कोई ग्रुप नहीं बना सकते थे, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे, असेंबल नहीं हो सकते थे और न ही चर्चा कर सकते थे, डिबेट कर सकते थे कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए हमें ये जो ट्रीटमेंट है, टेरिबल भयानक तरीके से जो उनके साथ बर्ताव किया जाता है, इतनी गलत पॉलिसीज अपनाई जाती है, उसके खिलाफ वो आवाज भी नहीं उठा सकते थे। आवाज तो बहुत दूर की बात है, वो मीटिंग ही करने के लिए फ्री नहीं थे। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो ब्लैक या कलर्ड लोग थे उनको इवन अपनी ही कंट्री में रहते हुए वोट डालने का भी राइट नहीं था। मीन्स अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी उनको अवेलेबल नहीं थी। तो इतना कुछ भेदभाव होने के बाद क्या लोगों ने आवाज नहीं उठाई? क्योंकि उनको मीटिंग करने की तो परमिशन थी ही नहीं। जिन्होंने उठाई उनको जेल में भेज दिया गया। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई? जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नाम दिया, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी कंट्री को फ्री कराने के लिए स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन उनको भी क्या हुआ? जेल में डाल दिया गया। 1964 के अंदर उनको और उनके साथ 7 पर्सन्स और थे जो कि लीडरशिप में काम कर रहे थे, लोगों को अवेयर करने के लिए कैंपेन करते थे, मीटिंग्स करते थे। उनको जेल में डाल दिया गया और जेल का नाम था रोबन आइलैंड। ये एक ऐसी जगह पे थी जहां पे कहें कि एक तरह से पंछी भी पर नहीं मार सकते, इतना वीरान एरिया था। वहां पे रोबन आइलैंड की जेल में उनको डाल दिया गया। नेल्सन मंडेला और 7 पर्सन, 7 उनके साथी और थे, और 28 ईयर्स तक उनको जेल में रखा गया। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन रेज होता है कि हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला वाज द नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट, या फिर आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, हु gave his participation in getting freedom for his country. तो for how many years he was kept in jail? For 28 years. लेकिन अब अगर हम बात करें तो क्या तरीका उन्होंने आजमाया, अपनाया कंट्री को फ्री कराने के लिए? मीटिंग्स की। जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस फॉर्म हुई, वहां पे भी ANC नाम की एक कांग्रेस फॉर्म हुई, मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। हमारी कांग्रेस क्या है?
इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसकी लीडरशिप में लोगों ने साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक और कलर्ड पीपल थे उसके बीच पीछे वो ऑर्गेनाइज हुए, नाम के पीछे लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स भी की, हड़तालें की, जुलूस निकाले, और लास्ट में जब 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आते हैं तो 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब उन्होंने इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया? देखो, जब भी कोई भी कंट्री के अंदर फ्रीडम गेट करने के लिए स्ट्रगल्स होती है, स्ट्राइक्स होती हैं, तो दंगे फसाद भी होते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, उधर वाली पार्टी के भी जो रूलिंग होती है और जो अपोज कर रही होती है उस पार्टी के भी। ओबियसली साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये सब सारी चीजें हुई, बट उन्होंने हार नहीं मानी और इसके लिए उन्होंने कंटिन्यूअसली स्ट्रगल किया। और एट लीस्ट जब 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला निकल कर बाहर आते हैं, उन्होंने लोगों को अपने स्पीचेस के थ्रू और भी ज्यादा एंथुजियाज्म से फुल किया और उनको 26 अप्रैल 1994 को वो क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। इस स्ट्रगल के अंदर जहां लोकल ब्लैक और कलर्ड ने एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, जो अदर कंट्रीज थी लाइक इंडिया, उसके अंदर भी ऐसा ही मतलब डोमिनेशन वाला सिस्टम ब्रिटिशर्स का चला हुआ था, और उन कंट्रीज ने भी कंडेमनेशन किया, निंदा की इस चीज की कि ये गलत सिस्टम है और जो व्हाइट पीपल हैं वो ब्लैक्स के साथ और कलर्ड के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल क्या था कि सरकार वहां की जो रूलिंग आप बोले थे ब्रिटिशर्स थे, वो उसके ऊपर अपना होल्ड किए हुए थे और बिल्कुल भी उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। उधर से एक्टिविस्ट जो थे, रिवोल्यूशनरीज जो थे, वो भी हार मानने वाले नहीं थे। साथ ही साथ जो व्हाइट पीपल थे, उन्होंने भी इस एएनसी को सपोर्ट किया। एएनसी मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 1 मार्क में क्वेश्चन निकलता है कि जो आप कहें पॉपुलर या मोस्ट एक्टिविस्ट जो एजेंसी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूशन था जिसने साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल के अंदर प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, वो कौन सी थी? दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। व्हाइट पीपल ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर यहाँ थिंकिंग पावर होती है, ह्यूमैनिटी वी कैन से, इमोशनली बैकग्राउंड वी कैन से, कि उनके अंदर होता है और वो उस चीज को गलत मानते थे कि आप लोगों को इस तरीके का व्यवहार उनके साथ नहीं कर सकते। इस तरह का भेदभाव करना ह्यूमैनिटी या मानवता कहें तो उसके खिलाफ है। तो उन्होंने भी इसका पार्टिसिपेट किया और एट लीस्ट वो फ्री हो गए और उन्हें स्वतंत्रता मिली। अब स्वतंत्रता मिलने के बाद क्वेश्चन क्या था कि लोगों के मन में बैर का भाव था। किसके लिए? जो ब्लैक पीपल थे। और किन के लिए था? जो व्हाइट पीपल थे, क्योंकि इतना बुरा व्यवहार जो उनके साथ किया था। अगर आपके साथ कोई दुश्मनी निभाता है और बाद में ये कहे कि हाँ चलो जी समझौता हो गया, तो जो दुश्मनी के टाइम पे उसने आपके साथ किया होगा गलत काम, सप्रेशन, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन, क्या आप उसको भूल जाएंगे? दिल में वो दर्द तो रहता ही है। सेम वॉज विद द अफ्रीकन्स। लेकिन वहां के जो नेता थे नेल्सन मंडेला जी, जो कि वहां के क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। फ्री साउथ अफ्रीका के वो क्या होते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कब फ्री हुआ, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट था? ओके। तो उन्होंने समझाया कि हमें इन चीजों को, बेशक हमारे दिल में दर्द है, नफरत है उन चीजों के खिलाफ, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सामंजस्य बनाए रखने के लिए, सही सुनता बनाए रखने के लिए, प्यार की भावना को कायम रखने के लिए हमें उन चीजों को अपने दिल के अंदर ही दबा के रखना होगा। और इन व्हाइट लोगों के साथ ही, क्योंकि वहां परमानेंटली रेजिडेंट हो चुके थे, वहां के जाने वाले तो थे नहीं वो छोड़ के, जैसे भारत को छोड़ के चले गए थे। तो क्या समझौता किया गया कि व्हाइट एंड ब्लैक पीपल दोनों मिलकर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और कुछ रूल्स फॉर्म करेंगे ताकि आगे साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को, कंट्री को रन करने के लिए और डेवलपमेंट के वे पे ले जाने के लिए अच्छे तरीके से काम किया जाए। तो इस तरीके से कई बार टकराव भी होता था जब मीटिंग होती थी वो रूल्स बनाने के लिए, लेकिन एट लीस्ट 2 इयर्स के बाद वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या हो जाते हैं? सक्सेस हो जाते हैं और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जो बाद में चलकर वर्ल्ड की अदर कंट्रीज के लिए भी एक मिसाल बनता है, एक आइडल उभर कर सामने आता है। अब जो कुछ नियम उन्होंने बनाए, प्रीएम्बल वर्ड एक यूज होता है आपके चैप्टर के अंदर, कि प्रीएम्बल बताता है कि साउथ अफ्रीका के संविधान के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया। ये प्रीएम्बल होता क्या है? सबसे पहले
दिस इज द वर्ड प्रीएम्बल। इसको हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन भी आप शॉर्ट में समझने के लिए इसको कह सकते हैं। अब क्या बताता है ये? एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स द आइडल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जगह खाली कॉन्स्टिट्यूशन भी करें तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा। बट यहाँ पे चैप्टर में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्ड में ही क्वेश्चन आएगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया है। तो प्रीएम्बल प्रस्तावना क्या होती है? ये एक इंट्रोडक्शन होता है, पहचान होती है किसके बारे में, क्या होता है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान होती है कैसे। Which contains the ideals and basic principles। Ideals means जो मेन मुख्य उद्देश्य तत्व शामिल किए गए हैं या प्रिंसिपल्स रूल शामिल किए गए हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंदर जो नियम और सिद्धांत शामिल किए गए हैं उनके बारे में ये बताता है। आपकी जो भी एनसीईआरटी बुक होती है उसके अंदर लिखा होता है, स्टार्टिंग होती है इस तरीके से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप जब उसको पढ़ेंगे उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, सेक्युलरिटी, आइडेंटिटी, इक्वेलिटी, किस तरीके से हम फॉलो करेंगे, वो सब हमारा क्या कहलाता है? प्रीएम्बल कहलाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है, आपकी बुक के अंदर ही चैप्टर आता है कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट या व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जरूरी होता है और क्या रोल होता है, क्यों जरूरी होता है? देखिए, Constitution is a set of rules. This is the definition of constitution also. This is the definition of preamble. Constitution is a set of rules that are accepted by all the people living in that country. Set of rules. नियमों का एक सेट होता है, ग्रुप होता है या एक गुच्छा आप कह सकते होता है। सेट ऑफ रूल्स, जो कि वो रूल्स किसके द्वारा मान्य होते हैं? उस देश में रहने वाले हर एक सिटीजन के द्वारा वो मान्य होते हैं। दैट इज द सेट ऑफ रूल। तो किसी भी कंट्री का संविधान उस कंट्री के सभी लोगों के द्वारा मान्य होता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इज अ सेट ऑफ रूल। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इज अ सेट ऑफ रूल। अब नेक्स्ट क्या कहता है? इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। क्या बताता है ये? जनरेट, बनाता है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ये ऐसे रूल बना देता है जिसके ऊपर उस देश की सारी जनता को विश्वास होता है कि ये उन सब की भलाई के लिए, सबके हित को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। और क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, और उन रूल्स के थ्रू उन जो कंट्री के सिटीजन डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, एथनिक से बिलोंग करते हैं उन सबको एक साथ लेकर आता है, ताकि फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, कि हर तरह के लोग एक ही कंट्री के अंदर एक साथ मिलकर रह सकें। जैसे हमारे संविधान के अंदर क्या दिया गया है? राइट टू इक्वलिटी मीन्स चाहे कोई किसी जाति, धर्म, किसी से भी बिलोंग करता है उसको बराबर संविधान की नजरों में क्या दिए गए? अधिकार दिए गए। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। क्या किसी को वो डिस्क्रिमिनेट करके दिए गए हैं? नो, सभी के लिए इक्वली है, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, कुछ भी है। ठीक है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। ये बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनेगी। हमारे इंडिया के अंदर ये किस तरीके से बताता है? इलेक्शंस होते हैं हर जगह पे, चाहे सेंटर का हो, स्टेट का हो या लोकल गवर्नमेंट के लिए हो। इलेक्शंस का क्राइटेरिया है पर्टिकुलर, किस तरीके से किया जाता है, सब कुछ डिसाइडेड ऑलरेडी, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए, उसी के अंडर गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। कैसे की जाती है? कि जिस पार्टी को मोस्ट ऑफ द वोट मिलेंगे, बहुमत मिलेगा, वो अपनी गवर्नमेंट बना देगी। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर, और ये भी बताती है कि जो नागरिक हैं उस कंट्री के, संविधान के अंदर ये रूल्स भी लिखे जाते हैं कि अगर उनको कुछ राइट दिए गए हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। दोनों ही चीजें वो स्पेसिफाई करती है। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। गवर्नमेंट के ऊपर क्या करती है? होल्ड लगाती है कि वो कोई भी रूलिंग पार्टी अगर आई हुई है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी मनमानी से काम करेगी, जो उसको अच्छा लगेगा वो करेगी, जो धर्म उसको अच्छा लगेगा उसको फॉलो करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हैं उस दायरे के अंदर रह के ही, उन सीमाओं के अंदर रह के, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही कोई भी काम गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा।
It expresses the aspirations of the people about creating a good society. Expresses the aspirations, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं, एक अच्छा समाज बनाने के लिए उनको वो रिप्रेजेंट करती है। कौन करता है? संविधान करता है। लाइक जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पे क्या था, लोगों के जो हमारे नेता थे उनके पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था। एक तो वो अलगाव जो पार्टीशन हुआ उससे ही इतने परेशान थे कि लोगों को संभालना, उनको खाना पीना, उनको सॉरी फॉरगेट हो जाता है माइंड से कई बार वर्ड, उनको शिविर में रखना, शेल्टर्स देना, ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। और डेवलपमेंट के लिए तो वो बहुत बाद में सोचते। तो ये सब चीजें क्या होती हैं कि स्ट्रेटेजी देती है वो कि आपको लोगों के लिए क्या क्या काम करना है। लाइक गरीबी की समस्या सबसे बड़ी थी, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराने की समस्या सबसे बड़ी थी, उनको शिक्षा उपलब्ध कराने की समस्या सबसे बड़ी थी। तो और जो दंगे फसाद थे उनको निपटाना, उनको बंद करना, कंट्रोल में करना, ये सब समस्याएं। तो ये सब सोसाइटी का क्या एक बेटर सोसाइटी बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हेल्प करता है। तो आई होप कि आपको स्टार्टिंग क्लियर हो गई होगी, अपार्थाइड भी क्लियर हो गया होगा, क्या सिस्टम था अपार्थाइड के अंदर वो भी क्लियर हो गया, किसकी लीडरशिप में अफ्रीका को फ्रीडम मिला, नेल्सन मंडेला वो क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, कब फ्री हुआ 1994 के अंदर, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फ्रीडम में सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया, दैट इज ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। टिल